नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वंदे मातरम। माय नेम इज केतन सरावगी एंड आई वेलकम यू ऑल ओवर द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ क्रेजी जीके ट्रैक। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब बहुत बेहतर होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की क्लासेस भी बहुत ही बढ़िया चल रही होंगी, ज़बरदस्त चल रही होगी। और इसी के साथ साथ आपकी तैयारियां भी जो होंगी वो भी बहुत ही ज़ोरों शोरों पर होगी। इन्हीं तैयारियों की कड़ी में हमने और आपने पढ़ना शुरू किया था जनरल साइंस वाले सेगमेंट को। इसमें हमने बहुत सारी जो है चर्चाएं पहले भी की हुई हैं और आज जो हमारा यह टॉपिक है दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू केमिस्ट्री। और सी से पहले हमने एक क्लास ली थी जिसमें हमने एक टॉपिक शुरू किया था दैट इज पीरियोडिक टेबल। और उसी पीरियोडिक टेबल के आवर्त सारणी के टॉपिक को हम और आप मिलकर के आज जो है कैरी ऑन करने जा रहे हैं और इसको हम आगे कंटिन्यू करते हुए आगे की चर्चा करेंगे। ध्यान से समझे, हमने लास्ट हमारे सेगमेंट में हमारे पीरियोडिक टेबल वाले हिस्से में हमने पीरियोडिक टेबल की बेसिक जानकारियां ले ली थी, जिसके अंतर्गत हमने पीरियोडिक टेबल अर्थात आवर्त सारणी के अंतर्गत कैसे एलिमेंट्स जमे, कैसे उसका धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से विकास हुआ, इस पर चर्चा करी। और इसी के साथ साथ हमने यह भी जाना कि उसमें कौन कौन से पीरियड्स होते हैं, कितने प्रकार के पीरियड होते हैं, इसके साथ साथ उनकी संख्या कितनी होती है। वैसे ही ग्रुपों मतलब समूहों के बारे में भी चर्चा करी कि 18 ग्रुप होते हैं ऊपर से नीचे की ओर। जब देखा जाए इस सारणी को, तब ऐसे समय पर हम किसकी चर्चा कर रहे होते हैं? ग्रुप्स की चर्चा कर रहे होते हैं। 18 इनके कुल मिलाकर के ये 18 समूह में विभक्त होती है। तो उनको उनमें प्रॉपर्टीज की बात की जाती है, जबकि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह होता है पीरियोडिक्स वो पीरियड्स में कंसिडर किया जाता है शेल नंबर के हिसाब से। तो कुल मिलाकर के ऐसी बहुत सारी विशेष चर्चाएं थी जिनसे संबंधित सवाल आए हैं, आ सकते हैं और 100% आप लोगों को भी आपके एग्जामिनेशंस में आगे आने वाले समय में देखने को मिलने वाले हैं। तो ध्यान से समझना बेटे, मैं फिर आप लोगों से बोल रहा हूँ, आज का यह टॉपिक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम इसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। यदि आपने इससे पहले हमारा इस पार्ट से पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो 100% आपको क्या करना है, इससे पहले वाला एक जो वीडियो है वो भी देख लेना है। वो आपके लिए बहुत वर्थ इट होगा, तब जाकर के ये प्रॉपर चीज़ें सारी समझ में आएंगी। ठीक, तो चलो बिना समय गवाए हम ज्यादा देर नहीं करते हैं, फटाफट हम अपने आज के सेगमेंट की ओर चलते हैं। पीरियोडिक टेबल पर चर्चा करते हैं, आगे की बात करते हैं। अब हम विभिन्न तरह के टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, विभिन्न तरह के जो तत्व हैं उनके बारे में एक एक करके बात करना शुरू करेंगे। अलग अलग कोटि के अलग अलग प्रकार के जो हैं तत्व हैं उनको उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से उन्हें विभक्त किया गया। ठीक है, मेटल्स के अंदर बात करता हूं तो वहां पर आपको मेटल अल्कली मेटल्स मिलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मिलते हैं, इसके साथ साथ मेटोलाइट्स भी वहां पर देखने को मिलते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को बहुत सारे अलग अलग तरह के धातु के प्रकार मिलते हैं, या फिर सॉरी तत्वों के प्रकार मिलते हैं। उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इस आवर्त सारणी में ये कहां पर मौजूद होते हैं। ध्यान से समझना। अब पहले बात करते हैं उपधातु मतलब मेटोलाइट्स पर। मेटोलाइट्स होता क्या है? मेटोलाइट्स जो है वो एलिमेंट होते हैं, वह धातु और अधातु के बीच के गुण वाले तत्व होते हैं, याद रखना, जो कि अर्धचालक तरह की, सेमीकंडक्टर की तरह की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। दीज एलिमेंट्स आर विद द प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स। यह कहां पर पाए जाते हैं? तो याद रखें, यह विशेषता पी ब्लॉक अलोंग विथ द मेटल एंड नॉन मेटल डिवाइडिंग लाइन, याद आइए वो डिवाइडिंग लाइन होती है, उस डिवाइडिंग लाइन में यह पाए जाते हैं, उसके आसपास ये देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है, तो वो जो डायगोनल रिलेशनशिप आप देखते हो वहां पर भी आपको देखने को मिलते हैं। ग्रुप किससे किससे संबंधित है? तो 13 से लेकर के 16 तक के जो ग्रुप होते हैं उनसे संबंधित होते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं आप लोगों को दर्शाने वाला हूं, देखो ये कहलाते हैं मेटोलाइट्स। इन्हीं को क्या कहा जाता है बेटे? मेटोलाइट्स कहा जाता है। ये देखा होगा 100% आपने कि कुछ इस तरह की जो आपको ये देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब आपको क्या देखने को मिलता है? ये डायगोनल रिलेशनशिप आपको देखने को मिलता है। तो इस डायगोनल रिलेशनशिप मतलब इस तरीके से जब आप जाते हैं तो 100% आपको इसके दोनों तरफ जो है वह एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, और इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? मेटोलाइट्स कह करके बुला रहे होते हैं। ठीक है, तो विशेष तौर पर जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच की प्रॉपर्टी शो कर रहे होते हैं, सेमीकंडक्टर नेचर के होते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं? मेटोलाइट्स की श्रेणी में रखा जाता है। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज की चर्चा करते हैं कि क्या क्या विशेषताएं होती है इनमें। इट फॉर्म्स द कोवेलेंट बॉन्ड्स, मेजरली मुख्यतः ये किस तरह के बॉन्ड बनाते हैं? तो सह संयोजक यौगिक बनाने में यह सक्षम होते हैं। जबकि यह इनकी जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है ना, मतलब विद्युत चालकता होती है, वो मध्यम होती है, मतलब मॉडरेट लेवल की होती है। इसके साथ साथ
यह टेम्परेचर पर भी निर्भर करती है कि इनकी विद्युत चालकता कितनी होगी। याद रखना, डिपेंडेंसी किस पर है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। याद रहेगी चर्चा। अब ध्यान से समझना, मेटलॉइड्स में और भी कुछ कुछ चीजें जैसे हमको वहां पर मिलती हैं कि ये एमॉर्फिक नेचर के होते हैं, एमॉर सॉरी एम्फोटेरिक जो है इस नेचर के होते हैं। याद रखना, इसके साथ साथ ये वीकली एसिड ऑक्साइड्स जो है ये बनाते हैं। याद रहेगी बात। कुल मिलाकर के ये जो है उभयधर्मी और कमजोर अम्लीय ऑक्साइड्स जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये डिजाइन करते हैं, ये फॉर्म करते हैं विशेष तौर पर। इसके साथ साथ बात करूं तो ये ब्रिटल होते हैं, अनलाइक मेटल्स जैसे कि धातुओं की तरह भंगुर ये होते हैं। विशेष तौर पर यदि बात करूं अधातु की तरह ये प्रतिक्रियाशील होते हैं, है ना, लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, याद रखना। मतलब कुल मिलाकर के आपको देखने को मिलेगा कि ये मेटल्स की तरह ब्रिटल नहीं होते, और वहीं इसके साथ साथ यदि मैं आपसे बात कर रहा हूं तो लेस रिएक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन टू नॉन मेटल्स। याद रहेगी बात। तो कुल मिलाकर के हमने आप लोगों को यह बातें बताई कि ये अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं, कुछ मेटल्स की भी और कुछ नॉन मेटल्स की। अब मैं आपसे अगली चर्चा करता हूं, ध्यान से समझना। यहां पर बहुत सारे बेटे अलग अलग दिए हुए हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में क्या क्या है, जैसे कि विशेष तौर पर बात करूं तो हो जाता है बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर यहां पर दिया हुआ है, किस लिए इस्तेमाल होता है, ये सारी बातें मेंशन है। जैसे कि ग्लास और सेमीकंडक्टर के लिए बनाने के लिए बोरॉन का उपयोग किया जाता है। इस तरह के सवाल पहले आए हैं बेटे, और यहां से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे सिलिकॉन की बात करता हूं तो सिलिकॉन का यहां पर एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 14। इसके साथ साथ वहीं यदि बात किया जाए तो जो सोलर पैनल्स होते हैं, सोलर सेल्स वगैरह बनाने में इनका उपयोग किया जाता है, और विभिन्न तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि यदि मैं आपसे बात करता हूं इंटीग्रेटेड सर्किट्स, तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स में सबसे ज्यादा मुख्य तौर पर उपयोग किया जाने वाला जो तत्व होता है वो कौन सा है, सिलिकॉन ही है। वहीं यदि मैं आपसे जर्मेनियम की बात करता हूं तो यह भी एक तरह का प्राकृतिक तौर पर पाए जाने वाला अर्धचालक ही है, जर्मेनियम। ठीक है, जिसका यहाँ पर एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। सेमीकंडक्टर्स बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। याद रखना, डोपिंग के जरिए इन्हीं सेमीकंडक्टर्स को क्या बनाया जाता है, विशेष तौर पर डिजाइन किया जाता है, और फिर ये एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में कन्वर्ट हो जाता है। याद रहेगी बात। ठीक, इसके साथ साथ ये ऑप्टिक्स जैसी चीजों में भी इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्रकाश से संबंधित जो उपकरण होते हैं या कुछ तकनीकों को विकसित करने के लिए जर्मेनियम का उपयोग भी किया जाता है। ठीक, अगली बात करता हूं, यहां पर आ जाती है आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलीरियम की। तो यहां पर ये पेस्टिसाइड्स, एलॉय जैसे चीजों को बनाने के लिए आर्सेनिक का उपयोग किया जाता है। एंटीमनी की बात करता हूं तो फ्लेम रेजिस्टेंट और एलॉय जैसे चीजों को बनाने के लिए एंटीमनी का इस्तेमाल होता है। जबकि वहीं यदि मैं आपसे बात करता हूं टेलीरियम की, तो सोलर पैनल और एलॉय में इसका उपयोग होता है। जहां मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, विशेष तौर पर ध्यान से समझना कि वहां उपयोगी क्वेश्चंस हो सकते हैं, वहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगली बात करता हूं, यहां पर कुछ मेटलाइट से संबंधित फैक्ट्स भी आपको मिल जाएंगे और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी मैंने यहां पर इंक्लूड करे हुए हैं। याद रखना, फैक्ट्स कहते हैं कि मेटल्स जो होते हैं, दीज आर दी कीज इन दी इलेक्ट्रॉनिक्स ड्यू टू दी सेमीकंडक्टिंग प्रॉपर्टीज। इनके अंदर सेमीकंडक्टिंग प्रॉपर्टीज होने के कारण ही जो एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि डोपिंग के बाद एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स बनाए जाते हैं, जो कि मैन मेड टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स होते हैं। याद आ रही है बात। और जिनके जरिए, और फिर इन्हीं से ही हम क्या बना पाते हैं, इन्हीं के माध्यम से हम जो जंक्शंस होते हैं, अलग अलग जंक्शंस, एनपी 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 जंक्शंस होते हैं, इस तरह के जंक्शंस बना पाते हैं, डायोड और ट्रायोड बना पाते हैं, और उसी के जरिए फिर विभिन्न तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण होता है, गेट का निर्माण होता है, एंड और नॉर गेट जो आप जानते हैं, लॉजिक गेट्स, वो लॉजिक गेट्स का निर्माण भी इन्हीं के जरिए हो पाता है। बड़े बड़े सर्किट्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के, जिनको आप मदरबोर्ड बोल करके बुलाते हैं, उनमें भी इनका उपयोग बहुत अहम हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए याद रखना कि कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए मुख्य अपघटक के तौर पर यह बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं मेटलाइट्स। याद रहेगी बात। तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जांपल्स बेटे क्वेश्चंस के भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और कैसे आंसर्स बनेंगे, कहां से क्वेश्चंस निकल सकता है, कैसे चीजें कोरिलेट हो सकती हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में, ये सारी बातों पर हमने चर्चा की हुई है पहले भी, और आज भी मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से कोरिलेट हो रहा है।
ठीक। अगली चर्चा करता हूं यहां पर बेटे मेटल्स की, ध्यान रखना। ये अब ये सारे के सारे आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, यहां पर मेटल्स ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक होगा। अब यहां पर हमने पहले ही एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इन सब की चर्चा हमने पहले ही की हुई है, याद रखना। लेंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज की हमने बात की हुई है। इतनी विशेष तौर पर ये सारी बातें हमने इन सब चीजों पर चर्चा पहले भी की है। मैं फिर आप लोगों को बता रहा हूं, इससे पहले वाले सेशंस को देखना जरूरी है। इससे एक सेशन हमने पहले लिया हुआ है जो कि सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक टेबल से संबंधित रहा है, वहां पर हमने इन सब की चर्चा विस्तार में करी। परंतु मेटल्स की बात मैं यहां पर अलग से विशेष तौर पर आपके लिए करने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। मेटल्स की बात करता हूं तो दीज आर दी प्राइमरी लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड इन द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल। याद रखना, लेफ्ट साइड और मिडल में पीरियोडिक टेबल के ये देखने को मिलते हैं, याद रखें। ठीक, वहीं यदि मैं बात करता हूं इसके अंदर क्या क्या होता है, तो अल्कली मेटल जो कि ग्रुप नंबर 1 से संबंधित है, ये आप देख रहे हैं यहां पर, है ना। यदि मैं आपसे इनकी बात कर रहा हूं तो ये पूरे। इसके साथ साथ ग्रुप नंबर 2 की बात करते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिलता है अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2। वहीं बीच में आपके होते हैं जो कि डी ब्लॉक से संबंधित हैं, वो कौन से हो गए, ट्रांजिशन मेटल्स हो गए, और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज होती है। याद रखना, हमने अल्कलाइन मेटल और अर्थ मेटल ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों पर बहुत विशेष तौर पर चर्चा हमने लास्ट सेगमेंट में की। आज जो हम अगली चर्चा करेंगे वो करेंगे मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के बारे में भी। परंतु उससे पहले हम कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज की चर्चा करते हैं कि मेटल्स की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती क्या है। याद रखना, ये जनरली सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं विशेष तौर पर, जैसे मैं आपसे बात करूं लस्टर जैसी चीजें, जैसे कि दीज आर शाइनी। याद रखना, शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं, है ना। विशेष तौर पर फ्रेशली कट, जो नए नए धातु अभी कट हुई होती है ना, तो ऐसे समय पर वह कैसे होते हैं, काफी चमकदार होते हैं। याद रखना, चमकदार ये होंगे, ठीक। तो दिखने में कैसे होंगे, शाइनी होंगे, लस्चरस होते हैं। इसके साथ साथ इनकी जो कंडक्टिविटी होती है, जो चालकता होती है, वो बहुत अधिक होती है। दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, चालक होते हैं। ये कैसे होते हैं, मुख्यतः चालक होते हैं, याद रहे की बात। अब वहीं यदि मैं आपसे बात करता हूं मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी, दे कैन बी हैमर्ड इनटू दी शीट्स, पतली पतली शीट में, परतों में ये बनाए जा सकते हैं, जिसको बोलता मैलिएबल, जिसको क्या कहा जाता है, मैलिएबल कहा जाता है। और इसके साथ साथ उनकी वायर्स भी डिजाइन की जा सकती, पतली पतली तारों में रूपांतरित किया जा सकता है। अर्थात ये हुआ कि ये डक्टाइल भी होता है, मेटल ये कैसे होता है, मैलिएबल भी होते हैं और इसके साथ साथ डक्टाइल भी होते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब कम तापमान पर आसानी से ना तो पिघलते हैं और ना ही बॉयल होते हैं। तो याद रखना, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, गलांक और क्वथनांक दोनों ही क्या होगा, काफी अधिक होगा, यह उच्च होता है। क्या पूरी बात समझ में आई। अब वहीं पर और कुछ चर्चा करते हैं हम ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। पहले मैं आप लोगों को आप लोगों के साथ इसकी डेफिनेशन पर चर्चा करता हूं। डी ब्लॉक्स में ये पाए जाने वाले एलिमेंट्स होते हैं। डी ब्लॉक जो कि बिल्कुल बीचों बीच आपको देखने को मिलता है ग्रुप 3 से लेकर के 12 तक का। अब यदि आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो 100% 3 से 12 आप बिल्कुल जस्टिफाई कर पाओगे कि कहां के से कहां तक होंगे, ठीक। विद पार्शियली फिल्ड डी ब्लॉक इन देयर एटम्स एंड और आयंस फ्रॉम मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। याद रखना, पार्शियली फिल्ड होते हैं, पूरी तरह फुल फिल्ड नहीं होते, ठीक, पार्शियली होते हैं। इस फिल्ड डी ब्लॉक्स इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ उनके एटम्स और आयंस में विशेष तौर पर याद रखें, ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स में देखे जा सकते हैं। इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं, वह अनेक होती हैं। मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको देखने को मिलती हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। याद रखना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं ये, ठीक, विशेष तौर पर याद रखना। अब वहीं यदि मैं आपसे चर्चा करता हूं लोकेशन की, तो लोकेशन मैंने आपको पहले बता दिया कि 3 से लेकर के 12, और पीरियड्स कौन से होते हैं, तो 4 से लेकर के 7। याद रखना, डी ब्लॉक की संख्या यही है, याद रखें, 3 से 12, और वहीं पीरियड्स की संख्या होगी 4 से लेकर के 7, ठीक। तो कुल मिलाकर के इस तरह से आपको देखने को मिलते हैं। वहीं यदि पीरियोडिक टेबल की बात करता हूं तो एस और पी दोनों ब्लॉक के बीच वाला जो एक ब्लॉक होगा, हिस्सा होगा, वह पाए जाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, याद रहेगी बात। अब
यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ विशेष प्रॉपर्टीज दिखाता हूँ। ये मैंने आपको अभी बताया कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिलेंगे, परिवर्तनशील या परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। जैसे आयरन की बात करता हूँ तो +2 +3 दोनों हो सकती है, कॉपर की बात करता हूँ तो +1 +2 दोनों हो सकती है। ठीक, तो इसका मतलब कुल मिलाकर के वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिल सकती है। वहीं यदि मैं आपसे बात कर रहा हूँ फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, मतलब ये क्या कब बनाते हैं, रंगीन यौगिक बनाने में सक्षम होते हैं। जैसे CuSO4 की बात करता हूँ, कॉपर सल्फेट की, तो यह नीले कलर का होता है, जबकि वहीं फेरिक क्लोराइड की बात करता हूँ तो यह पीला होता है। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से यह कलरफुल कंपाउंड्स बनाने में सक्षम होते हैं। बात समझ में आ रही? ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे इलेक्ट्रॉन दे करके लूज करके जो पॉजिटिव आयंस गेन करने की जो टेंडेंसी होती है उसकी बात यहाँ पर हो रही है बेटे। समझ में आती है पूरी बात? बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाने की कोशिश मैं यहाँ से आप लोगों को कर रहा हूँ। याद रखना, यहाँ पर जो भी सारी डिटेल्स हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। याद रखना, ये एलिमेंट्स की बात करता हूँ तो पार्शियली फिल्ड डी सबशेल्स होते हैं इनमें। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग ग्रुप और पीरियड कौन कौन से होते हैं वो मैंने आपको समझाया। 4 से 7 हो गए आपके कौन से, आप देखो 1 2 3 और यहाँ पर आ गया चौथा, तो ये चौथा, पांचवा, छठवां और फिर ये सातवां। तो कुल मिलाकर के 7 क्या हो गए, यहाँ पर 4 से लेकर के 7 तक क्या हो गए, पीरियड। और वहीं यहाँ पर 13 से लेकर के 3 से लेकर के 12 के बीच में सारे क्या हो गए, आपके ग्रुप्स हो गए। तो इस तरीके से ये आप देखते हैं, ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब ट्रांजिशन मेटल्स में आते हैं, है ना। आपको पता है ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं, ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं, फिर बीच के इन सब के सबको कहा गया ट्रांजिशन मेटल्स। फिर आते हैं वहां पर आगे की बात पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स, फिर मेटलाइट्स और लास्ट में फिर हेलोजेंस और नोबल गैसेस। इन सब पर हमने पहले ही चर्चा कर ली। अब हमें जो और चर्चा करना बाकी है वह हमारा सेगमेंट बचा हुआ है लेंथनेट और एक्टिनेट का। उससे पहले कुछ और बातें कर लेते हैं ट्रांजिशन मेटल की। वहीं यदि मैं बात करता हूं कि कैटलिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो याद रखना विशेष तौर पर यदि मैं आपसे बात करता हूं कैटलिस्टिक प्रॉपर्टीज की, तो ये उत्प्रेरक गुण इनके अंदर पाया जाता है विशेष तौर पर। याद रखना, वहीं जैसे कि मैं आपसे बात करता हूं कि कैटलिस्टिक कन्वर्टर के तौर पर भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं ये जैसे हार्बर प्रोसेस जैसी चीज़ों में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कैटलिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है, मतलब किसी रिएक्शन को, कोई भी अभिक्रिया यदि होती है तो उस अभिक्रिया को उत्तेजक के तौर पर यह इस्तेमाल कर सकते हैं, उत्प्रेरक के तौर पर इनका उपयोग किया जा सकता है। याद रहेगी बात। वहीं यदि मैं आपसे बात करता हूँ जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है वह भी इनमें देखा जाता है। जो यौगिक बनाते हैं वह भी यौगिक कैसे हो सकते हैं, जटिल यौगिक हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि ये जो है यह जटिल यौगिक बना पाने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। ठीक, हाई मेल्टिंग पॉइंट और डेंस होते हैं, इसके साथ साथ हार्ड भी होते हैं। परंतु यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या होगा, एक्सेप्शन हो जाएगा Hg, दैट इज मरकरी। क्यों? क्योंकि यह एक लिक्विड फॉर्म में होने वाला एलिमेंट होता है। ठीक है, यह सॉलिड स्टेट में नहीं पाया जाता, यह कठोर नहीं होता, ठोस नहीं होता, यह कैसा होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, द्रव में पाया जाता है। याद रहेगी बात। तो इस तरीके से हमने इनके बारे में चर्चा करी। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आयरन का उपयोग हम किस किस चीज में करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे अमोनिया का सिंथेसिस करना। इसके साथ साथ कहाँ का पर कैटलिस्ट के तौर पर उपयोग होता है, यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो ये भी यहाँ पर हमने क्या किया है, उसको मेंशन किया हुआ है। इसके साथ साथ कॉपर की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल वायर और कॉइन्स में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो याद होगा आपको कॉइनेज एलिमेंट की बात अपन ने करी थी कि किस ग्रुप के एलिमेंट्स को कॉइनेज एलिमेंट कहा जाता है, याद होगा, है ना। तो हमने वहां पर भी चर्चा करी थी, वहां पर भी कॉपर, सिल्वर और गोल्ड की बात आई थी। अगली बात करता हूं तो जैसे सिल्वर हो गया तो ज्वेलरी और फोटोग्राफी वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। वहीं यदि मैं आपसे टाइटेनियम की बात करता हूं तो ये एरोस्पेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसके साथ साथ इम्प्लांटेशन के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। वहीं क्रोमियम जो है वो स्टेनलेस स्टील और प्लेटिंग जैसी चीजों का उपयोग करता है ना, में इनका उपयोग किया जाता है। याद रखना। ठीक, तो इस तरीके से हमने बहुत सारी बातें करी।
वहीं कुछ फैक्ट्स और बात कर लूं तो फैक्ट्स में आ जाती हैं, जैसे कि जो संक्रमण धातुएं होती हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, दीज आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज ड्यू टू देयर स्ट्रेंथ एंड कैटलिस्टिक प्रॉपर्टीज। इनका उपयोग व्यापक तौर पर इंडस्ट्रीज में, उद्योगों में होता है। याद रहेगी बात। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा है कि जो लेटेस्ट एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चन इससे संबंधित आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक क्वेश्चन आया, वाई डू ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कलर एलिमेंट। तो क्या होता है यहाँ पर, तो डी डी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन देखने को मिलता है। मतलब कुल मिलाकर के आपको क्या होता है, डी ब्लॉक टू डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल्स जैसे ही देखने को मिलेंगे। तो दैट्स वाई ये इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के कारण, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के कारण ही क्या होता है, कलरफुल एलिमेंट्स बनते हैं। बात समझ में आ गई। ये कैसे एलिमेंट्स बन जाते हैं, कलरफुल बन जाते हैं, याद रखना। अब यहाँ पर कुछ चर्चा पहले हम कर लेते हैं एटॉमिक रेडियस की, और फिर अलग अलग पीरियोडिक ट्रेंड्स की, और लास्ट में हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज को पढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ जाएंगे। चलो, अब यहाँ पर हम कुछ चर्चा कर लेते हैं एटॉमिक रेडियस की। एटॉमिक रेडियस मतलब परमाणु त्रिज्या। उम्मीद है अभी तक का टॉपिक पूरी तरह समझ में आया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी बहुत बड़ी बात नहीं थी। जो भी हमने चीजें पढ़ी उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमने बहुत ही धीरे धीरे आराम से सिस्टमैटिक मैनर में पढ़ा है, और कहीं से कहीं तक भी हमने जो चीजों को आपस में मिक्स करने की कोशिश नहीं करी। बहुत ही सिस्टमैटिकली एक एक करके चीजों को पढ़ना शुरू किया। ठीक, अभी तक बाकी सारी चीजें बिल्कुल बेसिक्स थी। अब यहां से जो भी सवाल बन सकते हैं, बनेंगे, वो मैं आप लोगों को बताता भी चलूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आरआरबी ग्रुप डी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही सही, इसके साथ साथ ये अन्य जैसे एसएससी वगैरह में भी इससे संबंधित सवाल आए हैं। रेलवे के एनटीपीसी जैसे चीजों में भी सवाल आए हैं। इसके साथ साथ कुछ एग्जाम्स जैसे टेक्निकल एग्जाम्स में, जेई वगैरह के एग्जाम्स हो गए, एएलपी के एग्जाम्स हो गए, वहां तक भी यह सवाल आ सकते। तो मैं अभी और भी चर्चा करूंगा, ध्यान से समझना। बस आराम से धीरे 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 पढ़ते चलना मेरे साथ ही साथ, ठीक है। और फिर जैसे जैसे आप लोगों को ये चीजें पता चलती आएंगी, तो ये जो टफ अभी आप लोगों को लग रहा है वह पूरी तरह आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, मैं फिर आप लोगों से बोल रहा हूं कि जब तक आप इन चीजों को 2 बार 3 बार 4 बार नहीं पढ़ोगे, आराम से समझना। सवाल सिर्फ इतने में से ही पूछेगा, बहुत ज्यादा टेक्निकली अंदर घुसने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा आप डीप में जाओगे, बिल्कुल 100% ज्ञान बढ़ेगा, मैं मानता हूं, मगर सवाल मुख्यतः जहां से पूछे जाते हैं, मैंने वो सारा का सारा सेगमेंट कवर करने की कोशिश की है। लास्ट ईयर के आप देख रहे हो कि मैंने क्वेश्चंस को भी यहां पर कवर किया है। जब लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आप लोगों से इन सब चीजों को पढ़ करके बनना शुरू हो गए, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं, वो हमारा डायरेक्शन गलत नहीं है। तो बिल्कुल मेरे ऊपर विश्वास रखते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ध्यान से समझना बेटा। एटॉमिक रेडियस की बात करता हूं, परमाणु त्रिज्या की बात कर रहा हूं। ये क्या होता है, अक्रॉस दी पीरियड डिक्रीज होती है। याद रखना, अक्रॉस दी पीरियड मतलब पीरियड के हिसाब से यदि बाएं से दाएं चलते हैं अपन, लेफ्ट टू राइट यदि हम चल रहे हैं, तो ये धीरे 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 क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। डिक्रीजेस लेफ्ट टू राइट ड्यू टू इंक्रीज इन दी न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। भाई देखो, लेफ्ट टू राइट चलने पर 1 2 3 4 ऐसे करके क्या हो रहा है, हर बार लेफ्ट टू राइट बढ़ने पर क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यदि प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी, इसका मतलब यह है कि उसकी इलेक्ट्रॉन को अपने पास अपनी ओर आकर्षित करने की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसकी क्षमताएं बढ़ जा रही हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा ताकत से खींचेगा, तो 100% जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम किसकी तरफ बढ़ते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये होती है, रेडियस होती है, वह धीरे 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 पास आना शुरू हो जाती है। याद रहेगी बात, क्योंकि धीरे धीरे न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी बेटे, वह छोटी होती चली जाएगी। जबकि वहीं यदि मैं आपसे ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आने की बात करता हूं, फ्रॉम अप टू डाउन आने की बात करता हूं, तो ऐसे समय पर वह इंक्रीज होती चली जाएगी। क्योंकि हर बार एक ग्रुप के दूसरे ग्रुप में आते ही, मतलब यहां से यहां आते ही, एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट, जैसे आप ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, तो यहां पर सीधा सीधा एक शेल बढ़ चुका है। क्योंकि याद होगा आपको, यहां पर मान के चलो पीरियड, ये ग्रुप की संख्या n1 थी, और यहां पर ग्रुप की संख्या
ही, जो पीरियड की संख्या है वही क्या हो गई, जस्ट 2 हो गई है। इसका मतलब यहाँ पर सीधे सीधे एक शेल की ही क्या बढ़ गई है, अधिकता हो गई है। मतलब कुल मिलाकर के एक शेल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हर बार जैसे ही ये नाभिक से दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो सीधी बात है पहले रेडियस ये थी, अब रेडियस ये हो गई है। सोच करके देखो ना, तो हर बार एक शेल बढ़ जाने से ही क्या हो जाएगा, रेडियस बढ़ती चली जाएगी। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट डिक्रीजेस, वेयर एज फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड इट इंक्रीजेस। याद रहेगी बात, यह बढ़ रही होती है। समझ में आती बात, याद रखना, छोटे छोटे सवाल हैं और फिर जब आप इनको यहीं पर ही जमाते चले जाओगे तो आंसर्स बनना शुरू हो जाएगा। यहां पर ढेर सारे एग्जांपल्स है बेटा, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, इस तरीके से इसको क्या कर दिया, जमा दिया। सिस्टमेटिकली अपन ने क्या कर दिया, जमा दिया है। जब आप इसको जमा हुआ देखते हो और फिर उसके बाद यहां से बहुत सारी बातों को जब 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ोगे और बाजू में आपके क्या रखी हुई होगी, वह टेबल रखी हुई होगी, तो आराम से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। बस एक काम करना, आप लोगों को ये जो एग्जाम्पल्स लिखे हुए, इन एग्जाम्पल्स को देखते रहना और बिल्कुल बाजू में अपने, ठीक इसी नोट्स के बाजू में आपको क्या करना है, अपने नोट्स के बाजू में आपको जमा लेना है, रख लेना है पीरियोडिक टेबल को, और फिर उस पीरियोडिक टेबल को आपको क्या करना है, देखते हुए चले जाना है। बस बस इतनी सी बात है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये बहुत ही सरल हो जाएगा, इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक, और फिर आप आराम से इस चीज को पढ़ सकेंगे, बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा सारी बातें। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए जो कि आप लोगों से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। अब यहां पर एक विशेष तौर पर याद रखें कि एक एक्सेप्शन आपको देखने को मिलता है। नोबल गैसेस हैव लार्जर रेडियाई ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। याद रखना, क्योंकि उनके अंदर वहां पर जो होता है वो उनके ऑक्टेव पूरे हो रहे होते हैं। ठीक है, मतलब जो आउटर मोस्ट शेल है उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाती है, तो ऐसे समय पर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होना शुरू होता है। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन शो करते हैं तो ऐसे समय पर एक दूसरे से दूरी बढ़ने के कारण धीरे 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 उनकी दूरी बढ़ती है और ऐसे समय पर जो रेडियाई होता है वो लार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। कुल मिलाकर के नोबल गैसों की त्रिज्या बड़ी होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण वहां पर देखने को मिलता है। याद रहेगी बात, और यहां से बेटे सवाल बनते हैं। मैं फिर आप लोगों को बता दूं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैंने इसलिए यहां पर डबल स्टार मार्क कर दिया, और यहां से सवाल जो बन सकता था वो मैंने आपको स्पेशली बता भी दिया है। ठीक है, ये वो सारी चीजें हैं बेटे, ध्यान रखना जो एनसीईआरटी में मेंशन है, और वहीं से सवाल बनेगा, वहीं से क्वेश्चन आपको देखने को ना मिले तो आप मुझे बताना। अगली चर्चा करता हूं बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करता हूं, आयनन ऊर्जा की बात करता है। आयनाइजेशन एनर्जी की चर्चा यदि मैं करूं तो अक्रॉस द पीरियड कैसी होगी, इंक्रीज होगी। आयनाइजेशन जो एनर्जी होगी वह क्या होगी, लेफ्ट टू राइट बढ़ते वक्त इंक्रीज होती है ड्यू टू द स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर अट्रैक्शन। याद रखना, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसी को तो आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। मतलब कि यदि मान के चलो किसी एटम को आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अर्थात उसमें पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ना या फिर निकालना है, तो कितनी ऊर्जा लगानी होगी, यही कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक, अब सोचना आयनाइजेशन एनर्जी कब ज्यादा लगेगी, जब न्यूक्लियस से लगने वाला जो पावर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की तरफ, वो अधिक होगा। तो आपको अभी तो आपने देखा कि जैसे जैसे अपन लेफ्ट टू राइट बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे जो ये त्रिज्या है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है, रेडियस कम होती जाएगी। तो 100% एटॉमिक रेडियस कम होने के कारण उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी ज्यादा होगा, है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और बीच का फोर्स ज्यादा। तो ऐसे समय पर एक इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल से निकालना या उसमें दूसरा कुछ जोड़ना काफी कठिन हो जाता है, तो ऊर्जा ज्यादा लगेगी। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो लेफ्ट टू राइट बढ़ती है। याद रखना, और क्यों बढ़ती है, क्योंकि परमाणु आकर्षण अधिक होता है। वहीं जब मैं आपसे डाउन दी ग्रुप आने की बात करता हूं तो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि हर बार एक जो शेल है वह बढ़ जाता है। हर बार शेल की संख्या बढ़ जाने के कारण परमाणु की जो पकड़ होती है इलेक्ट्रॉन पर वह कम होती चली जाती है, और इसलिए आसानी से थोड़ी ही ऊर्जा उपलब्ध करवाने पर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है या फिर उसमें ऐड किया जा सकता है। ठीक है, तो आयनिक फॉर्म जल्दी अचीव हो सकता है टुवर्ड्स डाउनवर्ड इन केस ऑफ ग्रुप, और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यदि बात करूं तो यह बढ़ता चला जाता है, ज्यादा ऊर्जा लगानी होती है।
समझ में आती बात? यहाँ पर फिर वैसे ही ढेर सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, सभी तरह की जो भी चीजें हैं वो जो पूछी जा सकती हैं, कैसे पूछी जा सकती हैं, इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। लोवेस्ट क्या होगा ग्रुप वन में, ठीक है, हाईएस्ट क्या होगा, इस तरह के सवाल, इससे इसकी तुलना यदि की जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह के सवाल जो पूछे जा सकते हैं बेटे, वो मैंने सारे के सारे राजा यहाँ पर मेंशन कर दिए। बहुत आराम से धैर्य के साथ इन सबको पढ़ना है बेटा, ठीक है। आप चाहोगे तो इसकी पीडीएफ भी जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल के जरिए भी आप लोगों को उपलब्ध करवा दी जाएगी। बिल्कुल निश्चिंत रहें, यह भी पीडीएफ भी आप लोगों को उपलब्ध करवा दी जाएगी, ठीक है। अगली बात करता हूं, यहां पर मैं आपसे बात कर रहा हूं किसकी, तो ध्यान से समझना, और एग्जांपल्स यहां पर मेंशन है। अब एक एक्सेप्शन यहां पर क्या है, याद रखें। एक्सेप्शन की बात करता हूं तो एक्सेप्शन क्या हो जाता है, नाइट्रोजन यहां पर क्या हो जाएगा बेटे, एक्सेप्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा एक्सेप्शन? क्योंकि ये ऑक्सीजन से जो है वो अधिक इसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसका जो ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड होता है, याद रखें। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल जो होगा वो हाफ फिल्ड होने के कारण ज्यादा स्टेबिलिटी गेन कर लेता है, इसीलिए उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने या उसमें डालने की जो टेंडेंसी होती है, ऊर्जा होती है, लगने वाली ऊर्जा जो होती है वो अधिक लगना शुरू हो जाती है, इसीलिए ये एक्सेप्शन हो जाता है। नाइट्रोजन जो है वो अधिक जो है ऊर्जा के जरिए ही आयनाइज होगा इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। याद रहेगी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्यों होता है वो भी अपन ने बताया कि हाफ फिल्ड 2p ऑर्बिटल जो होगा वह ज्यादा स्टेबिलिटी गेन कर चुका होता है, ज्यादा स्थिरता होती है उसके अंदर। ठीक, अगली चर्चा करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अक्रॉस दी पीरियड। यदि मैं आपसे बात करता हूं इलेक्ट्रॉन की बंधुता, तो आपको भी पता है वह बढ़ती चली जाएगी भाई, सीधी बात है। जहां पर फोर्स अधिक मिलेगा तो वहां पर अक्रॉस दी पीरियड यदि लेफ्ट टू राइट बढ़ोगे और बल अधिक लग रहा है, नाभिकीय बल जो है, और जब नाभिकीय बल अधिक होगा तो 100% वह इंक्रीज होता जाएगा। जो बंधाव है, जो जुड़ाव है इलेक्ट्रॉन का अपने एटम के साथ, वह बढ़ता चला जाएगा भाई, सीधी बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। वहीं यदि दूसरी ओर देखें डाउन द ग्रुप, तो यह घटता चला जाएगा, क्योंकि हर बार वीक होता चला जाता है अट्रैक्शन फ्रॉम न्यूक्लियस, है ना। तो कुल मिलाकर के यह भी आपको यहां से समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी समझ में आती जाती है। ठीक, ये देखो एक ही कॉन्सेप्ट, एक दो कॉन्सेप्ट बस आप जैसे ही पास में रखते हो ना अपने, धीरे 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 चीजें आराम से सब कुछ क्लियर होती चली जाती हैं। तो यहां से आपको देखना है कि लेफ्ट टू राइट क्या होगा और अप टू डाउन क्या होगा। तो अप टू डाउन वाली बात यदि मैं आपसे आता हूं कि ऊपर से अपवर्ड टू डाउनवर्ड यदि अपन चलते हैं, तो हर बार एक बार क्या हो रही है, शेल की संख्या बढ़ जा रही है। समझ रहे हो, जैसी शेल की संख्या बढ़ जाएगी तो ऐसे समय पर इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन में क्या प्रभाव पड़ेगा, न्यूक्लियस से उसकी दूरी बढ़ जाएगी। ठीक, इसके साथ साथ त्रिज्या बढ़ गई है। ठीक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता चला जा रहा है। उन सारे कारणों से और क्या क्या चीजें, क्या क्या असर पड़ सकता है उनकी अन्य प्रॉपर्टीज पर, विशेषताओं पर, यह देखा जा सकता है। इसके भी ढेर सारे एग्जांपल्स, हाईएस्ट, लोवेस्ट, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, सब यहाँ पर दर्शाया हुआ है बेटा। ठीक है, तो हमने बहुत ही विशेषता इन सभी चीजों को डिजाइन किया हुआ है, ठीक, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर भी आपको एक एक्सेप्शन दिख जाएगा, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दी, वहीं यदि मैं आपसे बात करता हूं तो क्लोरीन के मुकाबले इसका साइज जो है वो कम हो जाता है ना। तो याद रखना, जो हाई रिपल्शन आपको देखने को मिलेगा इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि क्लोरीन की बात करता हूं तो वो साइज बड़ा हो जाता है। साइज बड़ा होने के कारण वहां पर इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो ऐसे समय पर ये जो इलेक्ट्रॉन की जो बाइंडिंग टेंडेंसी होती है वह आपको देखने को मिलती है ज्यादा किसमें, क्लोरीन में, इन कंपैरिजन ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, याद रखना। अगली बात करता हूं यहां पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात यदि मैं करूं तो अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यह इंक्रीज होती चली जाती है ड्यू टू दी स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन के कारण क्या होता है बेटे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। वहीं यदि मैं आपसे बात करता हूं डाउन द ग्रुप, ठीक, तो यह डिक्रीज होती चली जाती है, क्योंकि साइज क्या होता जाता है,
बड़ा होता चला जाता है। ठीक, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाती है बेटे, लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, जबकि डाउन दी ग्रुप डिक्रीज होती चली जाती, क्योंकि इसका साइज क्या होता जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। ऊपर छोटा, फिर बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। जबकि यहां से की ओर चलता हूं तो छोटा छोटा होता चला जाता है, और इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन होता है वह बढ़ता चला जाता है विद द न्यूक्लियस। समझ में आती बात। यहाँ पर भी एग्जांपल्स ढेर सारे दिए हुए हैं। नोबल गैसेस 100%, यहाँ पर फिर वैसे ही क्या हो जाएंगी, अलग एक्सेप्शन हो जाती हैं, अपवाद यहाँ पर हो जाती हैं। ठीक, वहीं यदि मैं अन्य एग्जांपल्स की बात करता हूँ कि किस तरह के सवाल पहले आए हैं और आ सकते हैं, जो भी अभी तक में हमने चीजें पढ़ी हैं, तो उन सारी बातों को ध्यान में रखना। लास्ट के जो हमारे कल का जो हमारा सेगमेंट था उससे भी संबंधित ढेर सारे सवाल जो कि एसएससी, सीजीएल, आरआरबी, जेई जैसे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वह सब यहाँ पर पीवाईक्यूज मेंशन कर दिए गए हैं। जैसे कि नाइट्रोजन आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है हायर होती है ऑक्सीजन से, ऐसा क्यों, तो यहाँ पर अभी आपको आंसर देखने को मिल गया। इसके साथ साथ विच एलिमेंट हैज द हायर इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी, क्लोरीन और फ्लोरीन। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर मिल गया। कुल मिलाकर के हमने सारी बातों को मेंशन करने की कोशिश की है जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मैं फिर आप लोगों को बता रहा हूँ, यदि ये एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी या फिर जेई से संबंधित भी हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि यह थोड़ा सा बदल करके, थोड़ा सा अल्ट्रेशन हो करके ये आपके एग्जाम्स में आ जाए। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हो सकता है, परंतु हो सकता है ये आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहां पर एक रिलेशनशिप होता है जिसको हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, याद रखना। यहां पर एक रिलेशनशिप होता है डायगोनल रिलेशनशिप, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टीज शो होती हैं जो ऐसे एलिमेंट्स में जो कि डायगोनली पीरियोडिक टेबल में पोजीशनड होते हैं, विशेष तौर पर पीरियड नंबर 2 और 3 में, है ना, ध्यान रखना। ड्यू टू देयर सिमिलर चार्जेस टू दी रेडियस रेशियो। अब ध्यान से समझना, ठीक, रेडियस रेशियो भी आपको, चार्ज और रेडियस रेशियो में आपको यहाँ पर सिमिलरिटीज देखने मिलेंगी। इसके साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी सिमिलरिटीज देखने को मिल जाती हैं, और इन्हीं सब कारणों से उनकी जो काफी सारी जो विशेषताएं हैं वह सिमिलर दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। ठीक, चलो एक बार एग्जाम्पल के जरिए यहां पर समझता हूं। जैसे यदि मैं आपसे बात करता हूं लिथियम, मैग्नीशियम, इनके बीच में आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी। वहीं यदि मैं आपसे बात करता हूं बेरिलियम और एल्यूमिनियम, इनके बीच में आपको क्या देखने को मिल जाएगी, समानताएं देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बोरॉन, सिलिकॉन के बीच में भी आपको क्या मिलेगी, समानताएं देखने को मिलती हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से आप लोगों को पता चलेगा कि ये काफी हद तक मिलते जुलते एलिमेंट्स हैं, और जबकि आप इनका प्लेसमेंट देखोगे पीरियोडिक टेबल में तो ये डायगोनली सेट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको क्या समझना है, एक डायगोनल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है जिसमें साइज के साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत अहम भूमिका रखती है। इसके साथ साथ जो ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं वह भी सामान और ऑक्साइड्स बनाने में ये सक्षम होते हैं। वहीं यदि मैं आपसे बात करता हूं इनकी सॉल्युबिलिटी की, तो वह भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यदि मैं क्षारीय या अम्लीय प्रकृति की बात करता हूं तो वह भी आप लोगों को सिमिलर दिखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लिथियम और मैग्नीशियम का बढ़िया सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। ऑक्साइड्स हैं, यहाँ पर कार्बोनेट्स में सॉल्युबिलिटी है, इसके साथ साथ वीक बेस होने की बात करी गई है। यहाँ पर आप लोगों को क्या दिया हुआ है, साइज के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बताया गया है। तो कुल मिलाकर के हमने बात करी कि डायगोनल रिलेशनशिप देखने को मिलता है। इसके साथ साथ और भी एग्जाम्पल्स यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही व्यवस्थित तौर पर हमने एग्जाम्पल्स वगैरह सभी यहाँ पर मेंशन कर दिए। ठीक, इसके बाद यदि मैं आगे की बात करता हूं, आगे की चर्चा करता हूं, तो यहाँ पर हमने डायगोनल रिलेशनशिप से संबंधित जो सवाल पहले के सेशंस में आए हैं, या यूं कहूं कि एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, तो वह आप लोगों के लिए यहाँ मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, अब आगे की चर्चा मैं आप लोगों से करूंगा। आगे की बातों में हमको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। लेंथेनाइड की बात करता हूं तो 4f वाले सेगमेंट में देखने को मिलता है, ऑर्बिटल आपको फुलफिल्ड होता दिखाई देता है, अर्थात संबंधित है पीरियड नंबर 6 से। ये हमने पहले भी कल चर्चा कर ली थी कि पीरियड नंबर 6 में आपको 4f इंट्रोड्यूस होता समझ में आता।
एलिमेंट्स की बात करता हूं तो यहां पर आपको देखने को मिलते हैं 57 एटॉमिक नंबर से लेकर के 71 एटॉमिक नंबर की बात। ठीक, अभी मैं आप लोगों को इसको दर्शा भी दूंगा कि किस तरीके से कहां पर ये मेंशन होते हैं, ध्यान से समझना। शाइनी मेटल हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होता है इनका, इसके साथ साथ +3 आयनाइजेशन स्टेट तक ये पहुंच सकते हैं। वहीं यदि मैं आपसे बात करता हूं, ये मैग्नेट्स और कैटलिस्ट वगैरह बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। याद रखना, मैग्नेट्स और कैटलिस्ट बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। ये रही वो लैंथेनाइट सीरीज, क्योंकि लैंथरम से ही क्या होता है, इसकी शुरुआत होती है। इसके और इसके बीच में आप देखेंगे कि तो एक गैप है वहां पर, ठीक है, क्योंकि ये एक गैप जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो यहां पर रखे जाते हैं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स का सेगमेंट होता है। यदि मैं आपसे बात करता हूं लैंथेनम, लैंथेनम के ठीक बाद से जो ये जो सीरीज शुरू होती है, यहां से जो सीरीज शुरू हो रही होती है उसको अपन लैंथेनाइट सीरीज बोलते हैं, जबकि इसके ठीक बाद वाली जो सीरीज होगी वहां पर हम उसको एक्टिनाइट सीरीज कह करके बुलाएंगे। याद रखना, यहां पर मैं आप लोगों के लिए कुछ और बातें बता देता हूं। इट मेकअप्स द 15 मेटेलिक केमिकल एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 57 थ्रू 71। इनको हम क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड कह करके बुलाते हैं। याद रखना, ठीक है, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो लैंथेनम से सिमिलर होती हैं, देखने को आपको मिलती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ बात आपसे यदि मैं आपसे बात करूं तो जो सेरियम है ये 25th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है ऑन अर्थ। याद रखना, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये एबंडेंट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं पृथ्वी की सतह पर। ठीक है, इसका अच्छा याद रखना, ये स्पेक्टिकल्स जो ग्लासेस वगैरह हैं उसमें बनाने में भी लैंथेनाइड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, इसके साथ साथ एलॉयज वगैरह में भी इसका उपयोग किया जाता है। वहीं यदि मैं आपसे बात करूं तो ये एसिड में बहुत क्विकली डिसॉल्व हो पाने में सक्षम होते हैं, आसानी से घुलनशील हो जाते हैं अम्ल में। ठीक है, एसिड्स में, ठीक, तो आसानी से क्या किए जाते हैं बेटे, ये अम्ल में ये हो सकते हैं, डिसॉल्व हो सकते हैं, घुलनशील होते हैं। याद रखना, इसका इस्तेमाल सुपर कंडक्टर और हाइब्रिड कार कंपोनेंट्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। याद रखना, यहां से सवाल बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लैंथेनाइट सीरीज का इस्तेमाल जो होता है वो सुपर कंडक्टर्स वगैरह बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। याद रहेगी चर्चा। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर और कुछ बातें बता देता हूँ। ठीक है, जैसे इनकी जो शील्डिंग होती है वह पुअर होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4f इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिड्यूस कर देते हैं एटॉमिक रेडियाई को। ठीक है, अक्रॉस दी सीरीज। याद रखना, धीरे 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 ये जो रेडियस होती है वो क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। फिर जैसे हमने पीरियड में पढ़ा है सेम वैसे ही लेफ्ट टू राइट बढ़ने पर क्या होगी, कम होगी। ठीक है, जैसे LU जो होगा इट हैव द स्मॉलर देन LA, दैट इज यहाँ पर आप लोगों को यदि देखने को मिल रहा है क्या, लैंथेनम, तो लैंथेनम जो होगा इसका एटॉमिक रेडियाई बड़ा होगा। वहीं यदि मैं आपसे ल्यूटेनियम की बात करता हूं तो यह इसकी रेडियाई कम होगी, इसकी त्रिज्या कम होगी। मैंने आपको अभी बताया इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे फुलफिल होते जाते हैं वैसे 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 यह साइज में छोटा होता चला जाता है। ठीक, अभी अगली चर्चा करता हूं तो हम एक्टिनाइड पर आते हैं। 5f एलिमेंट कहलाते हैं, इसके साथ साथ पीरियड नंबर 7 से इनका संबंध होता है। ठीक, वहीं यदि मैं आपसे बात कर रहा हूं एटॉमिक नंबर होता है 89 से लेकर के 103 के बीच में। रेडियो एक्टिविटी की बात करता हूं तो इनमें हाईली रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। ये +3 +4 +5 +6 स्टेट तक देखने को मिल सकता है, इनमें आयन स्टेट देखने को मिल सकता है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में और वेपन्स वगैरह बनाने में, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। यहां पर आपको एक्टिनाइड सीरीज, जैसे कि लैंथेनाइड ऊपर वाली थी वैसे ही एक्टिनाइड इसके ठीक नीचे वाला सीरीज देखने को मिलेगी। इसको बोलते हैं कौन सी, लैंथेनाइड, सॉरी एक्टिनाइड सीरीज के नाम से जाना जाता है। वेरी सॉरी, इसको किससे नाम से जानते हैं बेटे, एक्टिनाइड सीरीज के नाम से जानते हैं। एक्टिनियम के बाद से यह शुरू होती है जिसका एटॉमिक नंबर 89 होता है, और ये जो है ये लोवर्शियम तक चलती है जिसका 103 एटॉमिक नंबर हमको देखने को मिलता है। एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 103।
3 याद रखें। ठीक, तो कुल मिलाकर के आपको बहुत सारे यहाँ पर क्या मिलेंगे, एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। यूरेनियम, थोरियम, प्रोटोलैक्टियम, ये सब आपको यहीं पर, प्लूटोनियम वगैरह सब यहीं मिलेंगे। और ये सब के सब कैसे हैं, आपको भी याद होगा, रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। ये कैसे होते हैं बेटे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आते हैं कि एक्टिनाइट सीरीज की विशेषता क्या। तो एक्टिनाइट सीरीज की मुख्य विशेषता तो सबसे पहली यही हो गई कि ये कैसे होते हैं, ये विशेष तौर पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, याद रखना। ठीक है, बहुत सारी बातें हमने इस पर जो करी वह चर्चा लायक होती है, जहां से सवाल बन जाता है। ठीक है, अब रेडियो एक्टिविटी होती है, टॉक्सिसिटी इनमें बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इनका उपयोग किया जाता है। वहीं यदि मैं आपसे बात करता हूं, एटॉमिक नंबर 95 से 104 तक के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब मैन मेड हो जाते हैं, एक्टिनाइट सीरीज में रखे हैं। बट ये एक्टिनाइट जो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 95 से लेकर के 104 होता है, ये मैन मेड होते हैं, याद रखना, सिंथेटिकली डिजाइंड होते हैं। याद रहेगी बात, याद रखना है। इसका इस्तेमाल जो है वो इसको बनाया कैसे जाता है, तो पार्टिकल एक्सेलरेटर के द्वारा इनको डिजाइन करने की कोशिश की जाती है। पार्टिकल एक्सेलरेटर की यहाँ पर होती है जरूरत, याद रहेगी बात। तो इस तरह की बहुत सारी चर्चाएं जो है वो हमने करी। थोरियम का उपयोग कहाँ होता है, यूरेनियम कहाँ पर उपयोग होता है, कौन सा आइसोटोप होता है, यहाँ पर यह भी मेंशन कर लेना। प्लूटोनियम की बात करता हूँ, वहीं अमेरिशियम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, स्मोक डिटेक्टर जैसी चीजों में इसका उपयोग किया जाता है। वहीं स्पेस क्राफ्ट को पावर सोर्स के तौर पर क्यूरियम का इस्तेमाल किया जाता है ना। याद रखें, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखने को मिलेगा, प्री पीरियड नंबर 5 और 6 में। ठीक, लेंथेनाइड की बात कर रहा हूं, तो जो कि यदि मैं आपसे अगली बात यहां पर करता हूं, तो बहुत सारे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के सवाल जो है अलग से आपको मेंशन किए हुए यहां पर देखने को मिलते हैं। 2021 एसएससी सीजीएल में किस तरह का क्वेश्चन पहले आया हुआ है। ठीक है, किस तरह से सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, यह सारी चर्चाएं हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे होगा, तो याद रखना, एक्टिनाइट सीरीज कॉन्ट्रैक्शन की बात करता हूँ, डिक्रीजेस इन एटॉमिक और आयनिक रेडियाई ड्यू टू दी पुअर 4f शील्डिंग्स देखने को मिलती हैं, है ना। आपको भी पता है, अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट वो क्या होती जाती है, छोटी होती चली जाती है। विच लेंथेनाइट इज यूज्ड इन मैग्नेट, तो याद रखना, नियोडाइमियम का उपयोग किया जाता है मैग्नेट्स वगैरह बनाने के लिए। वहीं चर्चा करता हूं तो अगला क्वेश्चन आता है, नेम दी एक्टिनाइड इन स्मोक डिटेक्टर, तो मैंने अभी बताया अमेरिशियम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग सवाल जो है वो यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ हमने यहाँ पर लास्ट में, अंत में आप सभी लोगों के लिए स्पेशल नोट्स डिजाइन किए हैं। इस नोट्स में हमने क्या किया है, अलग से विशेष प्रॉपर्टीज होने वाली जो कुछ एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ पर अलग से नोटिफाई कर दिया है। जैसे हाइड्रोजन की यहाँ पर चर्चा करते हैं, कहाँ पर उसका उपयोग होता है, क्या क्या उससे संबंधित अन्य तथ्य हैं, यह भी आपको मेंशन किया हुआ है, किस ग्रुप में है, किस पीरियड में है, मेल्टिंग पॉइंट क्या, बॉइलिंग पॉइंट क्या, डेंसिटी कितनी होगी, ब्लॉक कौन सा होगा, इसके साथ साथ एटॉमिक नंबर क्या होता है। वहीं यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं तो वह भी यहाँ पर क्या है, मेंशन किया हुआ है। ठीक, इसके साथ साथ आपको आइसोटोप्स भी देखने को वहां पर मिल जाते हैं कि कितने आइसोटोप्स उपलब्ध होंगे। ठीक, तो इस तरीके से बहुत सारी चर्चा यहाँ पर देखने को मिली। इसके साथ साथ हमने यहाँ पर जो टेबल आपको मेंशन करके दी हुई है उसमें आपको डिस्कवरी डेट भी देखी होगी और इसके साथ साथ किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है यह भी जताया हुआ है। ठीक है, तो बेटे ध्यान से समझना, मैं आपसे फिर आप विशेष तौर पर बात कर रहा हूं, अलग अलग कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं इनसे संबंधित, विशेष तरह के बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स जो होते हैं, है ना, उन सब को हमने यहाँ पर लास्ट में मेंशन कर दिया है। तो फिर मेरा आप लोगों से निवेदन सिर्फ इतना ही है, पूरी इस पीडीएफ को आराम से बैठ करके पढ़ना। इसमें से बहुत सारी बातें हैं जिनसे सवाल निकल करके बनते हैं। ठीक है, और वो सब हमने यहां पर मेंशन कर दिए हैं। अब आपको मेरा प्रॉमिस है कि इस नोट्स के अलावा फिर और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पूरी तरह एनसीईआरटी अर्थात सीबीएसई बेस्ड होते हुए हमने इस पूरी सीरीज को यहां पर डिजाइन किया है।
ये जो आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हैं ये बहुत ही विशेष हैं, बहुत ही अहम हैं। सारे लास्ट ईयर के एग्जामिनेशंस में पूछे गए क्वेश्चंस जो है वो मेंशन किए हुए हैं विथ आंसर्स। अब देखो सभी को मैं यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तौर पर नहीं प्रदर्शित कर सकता था, क्योंकि ये जो स्लाइड शो प्रेजेंटेशंस होते हैं इनकी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर सारे आप लोगों के लिए बहुत सारे जो हैं ये आपके सामने लेकर के आया हूँ, ठीक है, जहां पर एक्सेप्शंस वगैरह अलग से मेंशन कर दिए गए हैं। जहां जहां भी एक्सेप्शंस होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, आयनाइजेशन एनर्जी के, अलग से भी मेंशन कर दिए हैं बेटे, ताकि आप लोगों को बहुत आसानी से चीजें मिल जाए, थोड़ा भी कंफ्यूजन ना होने पाए, ठीक है। बहुत ही इजी बनाने की कोशिश करी है। हाइड्रोजन की पोजीशन से संबंधित जो आपके एक्सेप्शंस हो सकते थे, बिकॉज एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर इन साइंस, बट केमिस्ट्री में स्पेशली एक्सेप्शंस मतलब जो आवर्त सारणी में अपवाद होते हैं, यहां से सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं और लास्ट ईयर्स में ढेर सारे सवाल पूछे भी गए हैं, यह भी बता रहा हूं। इसीलिए आपको बहुत रेयर केस है कि आपको ये टॉपिक का ये जो सब टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है एक्सेप्शंस इन पीरियोडिक टेबल, ये आपको बहुत रेयर नोट्स में देखने को मिलेगा। हमने स्पेशली आप लोगों को लास्ट ईयर्स के एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए जब लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को देखा, उसका एनालिसिस किया, तब हमको लगा कि नहीं यह भी एक इंपॉर्टेंट सब टॉपिक हो सकता है जिससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं बच्चों से, तो वो भी हम मेंशन कर दिए। इसके साथ साथ अदर जो फैक्ट्स वगैरह जिनसे सवाल बन सकते थे, कैसे सवाल बन सकते थे, वह भी यहाँ पर सब के सब मेंशन हमने कर दिए हैं बेटे। याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रेलिवेंट टाइप से हमने क्या किया है, ये रिवीजन के तौर पर यहाँ पर फैक्ट्स दिए हैं। ये सारे फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं, ये हमने पहले डिस्कशन कर लिया है। हमारे फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में मिला करके इन सारे फैक्ट्स को हम डिस्कशन कर चुके हैं। बस रिवीजन के लिए आपने के लिए यहाँ पर क्वेश्चंस और वो फैक्ट्स मेंशन हमने कर दिए हैं, ठीक है। तो याद रखें इन सारे क्वेश्चंस को भी देखना है। और फिर इसके बाद लास्ट में जैसे कि कुछ विशेष एलिमेंट्स जैसे क्रोमियम, इसके साथ साथ कॉपर, फिर गैलियम, यूरेनियम, थोरियम, सोडियम, कैल्शियम, लेड, पोटेशियम, मैग्नीशियम, गोल्ड जैसी अलग अलग इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स अलग से मेंशन करके दिए हुए हैं। आराम से व्यवस्थित तौर पर बैठना, इन सभी को प्रॉपर अपने हैंड रिटन नोट्स के तौर पर इसको बनाना, और जब तुम ये अपने हैंड रिटन नोट्स बना करके तैयार कर लोगे, मेरा तुमसे प्रॉमिस है एनसीईआरटी का बहुत बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस है कि बेटे आप लोगों को ये सारी चीजें इतनी आसानी से इतनी सरलता से मिले और कुछ भी चीज बाहर ना जाने पाएगी। ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि ये हम बहुत रेयरेस्ट केस है कि एनसीईआरटी का कुछ भी हिस्सा बाहर गया होगा, ठीक है। और याद रखना अब के जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो टेस्ट आ रहे हैं, एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम बेसिक्स में से सवाल पूछे जाते हैं। तो बहुत ज्यादा टेक्निकल अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, किसी सब्जेक्ट में पीएचडी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा खोद खोद करके एक ही सब्जेक्ट को पढ़ देने से, एक ही सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम दे देने से आपका टाइम ही व्यर्थ हो रहा है। आपकी तैयारी उतनी ज्यादा स्ट्रांग किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर ना रखते हुए आपको बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स में अपना पकड़ बनानी है। तो स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क बस से काम नहीं चलेगा। बात समझ में आ गई? तो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरी है, और इसीलिए हम आपको गाइड करने के लिए हर बार बीच बीच में आते रहते हैं। और इसी के साथ ये जो सीरीज हम चला रहे हैं आप लोगों के लिए, जो स्पेशली क्रैश कोर्स डिजाइन किया जा रहा है, कि जो हम वीडियोस लेक्चर्स लेकर के आते हैं आपके लिए, तो ये आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। कैसा लगा लेक्चर फटाफट कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। बस 2 से 3 बार इस वीडियो के साथ साथ आपको यदि कोई नोट्स जो यहां पर मेंशन है वही नोट्स भी यदि आप पढ़ोगे, बाजू में एक पीरियोडिक टेबल रख करके, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं पीरियोडिक टेबल से आने वाले सारे सवाल बनेंगे, ठीक है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड विद क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू सो मच।